Hello students, in this video we are going to discuss class 7th history subject. Okay, so subject we are discuss history and SST part and chapter number 3 Delhi Sultans part number 2. तो आज हम बेटा दिल्ली सुल्तान के चैप्टर नंबर 3 दिल्ली सुल्तान के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट मैंने आपको प्रीवियस में सेंड कर दिया है मैंने। पार्ट 2 आइए देखते हैं। ओके, तो पार्ट 2 द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड सेवरल मॉस्क इन सिटीज़। दिल्ली सुल्तान ने बहुत सारे शहरों में मॉस्क यानी मस्जिद बनवाया ऑल ओवर इन सब कॉन्टिनेंट, सारे सब कॉन्टिनेंट में। दीज डेमोन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम। मॉस्क्यू आल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। इसमें ये कहा गया है कि बेटा कि यह इस्लाम और मुस्लिम इसको प्रोटेक्ट करते थे, मॉस्क्यू को जो बनाए थे, और ये क्या दर्शाता था उनके विश्वास को, यानी जैसा वो सोचते थे वैसा उनको बिलीवर्स को एक क्रिएट उनका सेंस इस मस्जिद में छिपा हुआ रहता था। ठीक है, सेकंड देखते हैं। देखिए यहाँ भी दिया है कि मोथ की मस्जिद किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी ने। ओके, who shared a belief system and a code of conduct. It was necessary to reinforce the idea of community because Muslims came from a variety of backgrounds. देखिए इसमें क्या दिया है कि who shared, जो शेयर करते थे क्या अपने विश्वास सिस्टम्स को, एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट को यानी नियम को भी। इट वाज नेसेसरी, यह बहुत अनिवार्य था। क्या? रेनफोर्स द आइडिया ऑफ कम्युनिटी, उनकी आइडिया को यानी समाज के विचारों को। बिकॉज क्योंकि मुस्लिम जो आए थे फ्राम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड, मुस्लिम केम फ्राम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड। मुस्लिम जो आए तो अपनी क्या लाए? अपने बैकग्राउंड की वैरायटी भी लाए। यानी कि कहने का मतलब जब आप कहीं जाओगे तो अपनी भी वैरायटी लेके जाओगे ना। जैसे जो आप खाते रहोगे वहीं वहाँ भी खेती करोगे, जैसा घर बनाए रहोगे वैसा घर वहाँ भी बनाओगे, तो इस हिसाब से। ठीक है, देखिए मॉस्क्यू ऑफ जमाली कमाली ये कब बना था? 1520 के बाद बना था। ठीक है, आइए। A closer look administration and consolidation under the खलजीज या खिलजी, इसको खिलजी कहते हैं बेटा हिंदी में, ऐसे खलजीज भी है, एंड तुगलक्स। ओके, तो तुगलक शासन में और खिलजी शासन में और तुगलक शासन के एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को और कंसोलिडेशन यानी उनके समेकन को। कहने का मतलब समेकन यानी कंसोलिडेशन में चकबंदी भी होता है। ठीक है, तो इसके समेकन एकत्रीकरण को आइए देखते हैं। ठीक है, ओके, तो द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज अ वास्ट। दिल्ली सुल्तान किंगडम, दिल्ली सुल्तान के राज्य को क्या था? एक समेकन की आवश्यकता थी, नीडेड की, यानी बहुत ही ज़रूरी। रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उनके दिल्ली सुल्तान को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी? किस चीज़ की? एक रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, राज्यपाल और प्रशासन की। तो एक बहुत बड़ा समेकित राज्य था, बहुत बड़ा एक राज्य था, तो उसको चलाने के लिए बेटा कुछ तो चाहिए ना, कैसे कैसे। तो रादर दैन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चिफ्टेंस एज गवर्नर्स। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया? इसमें इन्होंने अपॉइंटमेंट किया ना एरिस्टोक्रेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन देखने के। एरिस्टोक्रेट्स एंड हैंडेड चिफ्टेंस एज गवर्नर की सहायता के लिए भी इन्होंने एक मुख्य को सलाहकार नियुक्त किया। ठीक है, द अर्ली दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश, जो अर्ली यानी दिल्ली सुल्तान का कौन शासक? इल्तुतमिश। क्या किया? फेवर देयर स्पेशल सेफ्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस स्लेव्स। उसने क्या किया? स्लेव्स दासों को खरीदा। किसके लिए? मिलिट्री में। मतलब उसने दासों को भर्ती किया मिलिट्री में खरीद के। देखिए कॉल्ड बंदागन, तो उसको क्या कहते हैं? बंदगान या बंदागन। ठीक है, बंदगान भी, बंदगान इन पर्सियन। कहाँ से खरीदा था? पर्सिया के बंदगान से ना। दे वर केयरफुली ट्रेन टू मेन सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन द किंगडम। उनके इन दासों में उसके राज्य में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति भी थे जो पॉलिटिकल में बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, यानी राजनीतिक रूप से ज्ञान था। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द मास्टर द सुल्तान
को ट्रस्ट एंड रिप्लाई अपन सुल्तान उसमें क्या करता था, ट्रस्ट कर सकता था, वो इतने विश्वसनीय थे। ओके, देखिए बेटा, तो स्लेव्स रेदर देन सन्स। आइए, द सुल्तान वर एडवाइस, सुल्तान का क्या कहते हैं कि आ स्लेव whom वन हैज ब्रॉड अप एंड प्रमोटेड मस्ट बी लुक। कहने का मतलब यहाँ बेटा, यहाँ एक पुत्र की भांति भी माना गया है सन को, ठीक है। तो यहाँ पुत्र की भांति भी सन को माना गया है। द खिलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू, खिलजी और तुगलक ने क्या किया, कंटिन्यू किया बंदगान को। एंड आल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, और जन्म से ही, हु वर आफ्टर देयर क्लाइंट्स, क्लाइंट्स के माध्यम से लेता था, टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन, और इनको हाई पॉलिटिकल पोजीशन पर भी नियुक्त किया गया था। किसमें, खिलजी और तुगलक में भी। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल, उन्होंने इनको जनरल और गवर्नर पर भी अपॉइंट किया था, यानी जो बंदगान से लाए गए थे। हाउएवर दे आल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और ये इनको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में भी, अगर इनको पॉलिटिकल में योग्यता थी तो उसमें भी इनको यूज किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स क्या थे, और लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रन्स, इनमें देशभक्ति का पूर्ण रूप से जज्बा था, और एक मास्टर भी अपने काम में निपुण थे। बट नॉट टू देयर हियर्स, लेकिन ये उत्तराधिकारी नहीं हो सकते थे। जैसे कैसे, यानी उनका उत्तराधिकारी। न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट, नए सुल्तान क्या था, नए सुल्तान हैड देयर ओन, नए सुल्तान ने अपने सर्वेंट्स को रखा, उनका एक अपना सर्वेंट। कहने का मतलब मैंने बेटा इसलिए कहा कि ये इसलिए उत्तराधिकारी नहीं होते थे कि ज़रूरी नहीं है कि किसी राजा में जो सेना थी, जो स्लेव्स थे, जो दास थे, वहीं दूसरे भी राजा में रहे, वो स्वयं अपना रखते थे, ठीक है, देयर ओन सर्वेंट्स। इसका रिजल्ट क्या होता था, इसका एक्सेशन ऑफ ए न्यू मोनार्च ऑफ ए न्यू कॉन्फ्लिक्ट, सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। अब इसका अर्थ क्या होता था, इसका परिणाम क्या होता था कि पुराने और नए में, नोबिलिटी में क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था, विवाद होता था, भाई नए पुराने लोगों में होगा ही। द पैट्रोनेज ऑफ दिज हम्बल पीपल बाई ऑथर ऑफ पर्सियन, नहीं, यहाँ से द पैट्रोनेज ऑफ दिज हम्बल पीपल बाई द दिल्ली सुल्तान आल्सो सॉफ्ट मेनी एलिटिस या एलाइट्स एंड द ऑथर्स ऑफ पर्सियन तवारीख क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान द अपॉइंटमेंट द लो एंड बेस वन टू हाई ऑफिस, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि बेटा कि द पैट्रोनेज, जो देशभक्ति वाले लोग, देशभक्ति से भरे होते थे, द हम्बल पीपल, और अच्छे लोग, पीपल बाई द, किसके द्वारा, दिल्ली सुल्तान के द्वारा, आल्सो सॉफ्ट मेनी एलिट्स एंड द ऑथर ऑफ पर्सियन, और ये ऑथर ऑफ पर्सियन जो थे तवारीख, उसमें भी इनका नाम जिक्र किया गया है, और कुछ क्रिटिसाइज भी किया गया है सर्वेंट का भी या राजाओं का भी। द दिल्ली सुल्तान, किनको, जो दिल्ली सुल्तान क्या अपॉइंटमेंट करते थे, अपॉइंटिंग करते थे, यानी उनको रखते थे किसमें, लो, यानी लो रेट पे, एंड बेस और जन्म पे, और हाई ऑफिस में, यानी हाई ऑफिस में, हाई कम पे इनको रखा जाता था, लो पे और जन्म के आधार पे ही, ठीक है। तो इसका कुछ क्रिटिसाइज भी हुआ है। क्लाइंट्स क्या होते थे, समवन हुई अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर और डिपेंडेंट और हैंगर ऑन, ये किसी और पर डिपेंडेंट होते थे। जैसे एक दूसरे क्लाइंट आप जानते हैं ना, जैसे लाना, किसी को ले आना, किसी को ले जाना, उस हिसाब से, ठीक है। ऑफिशियल्स ऑफ, देखिए इनका ऑफिसर्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक का क्या था, सुल्तान मोहम्मद तुगलक का पॉइंट, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपॉइंट किया किसको, अजीज कुमार को। वाइन डिस्टिलर था ये, कौन, अजीज कुमार। फिरोज हजीम बारबर, ये बारबर था, नाई था। मन का तबुक, ये कुक था। एंड 2 गार्डनर्स, और इन्होंने 2 गार्डनर्स को भी नियुक्त किया था। क्या क्या थे इनके गार्डनर्स, लाधा एंड पीरा, 2 हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और इनको अच्छे पोस्ट पे रखा गया था, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी एक मिड 14th सेंचुरी का क्या था, क्रॉनिकल था, मतलब लिखने वाला व्यक्ति था। इसने क्या रिपोर्ट किया कि देयर अपॉइंटमेंट्स एज अ साइन ऑफ द सुल्तान, अ लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल। उसने लिखा जियाउद्दीन बर्नी ने कि मोहम्मद बिन तुगलक का यह बहुत ही खराब डिसीजन था कि अच्छे अच्छे पदों पे इन जैसे व्यक्तियों को रखना जिनके पास अच्छी योग्यता नहीं थी, जो उनके लॉस का प्रमुख कारण रहा, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक बर्नी क्रिटिसाइज द सुल्तान। अब आप इसको क्वेश्चन को आंसर अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि बेटा इसमें योग्यता मानक नहीं रही होगी, ठीक है, ये चीज़,
चलिए बेटा, इसमें देखते हैं कि लाइक द अर्लियर सुल्तान, जो पहले के सुल्तान थे, क्या कौन कौन, खिलजी और तुगलक, उनके मोनार्क में अपॉइंटमेंट में क्या किया गया कि मिलिट्री कमांडर सच गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइज, यानी उनको भी रखा गया इसमें कमांडर जैसे पदों पर रखा गया। दीज लैंड्स, और उनको कुछ ज़मीनें दी गई, गवर्नर ऑफ टेरिटरीज, मिलिट्री कमांडर सच गवर्नर ऑफ टेरिटरीज, ठीक है, उनको उनको कुछ दी गई ज़मीनें। अब उसका क्या हुआ मतलब कि दीज लैंड्स, ये ज़मीनें क्या हुई, लैंड्स कॉल्ड, इन ज़मीनों को क्या कहा गया, इक्ता, एंड देयर होल्डर वाज कॉल्ड इक्तादार, यानी कुछ ज़मीनें उनको दी गई। बेटा इल्तुतमिश के ज़माने में भी दी गई थी, तो उसको क्या किया, और अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में भी। तो कहने का मतलब था कि इन ज़मीनों को इक्ता कहा गया, जो ज़मीनें दी गई थी किनको, मिलिट्री कमांडर्स को दी गई थी, किसके बदले, सैलरी के बदले दी गई थी, ठीक है। तो सैलरी जैसे आप ये लीजिए, सैलरी ज़मीन लीजिए, ज़मीन से अपना सैलरी लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या, इक्ता और ज़मीन के मालिक को कहा जाता था इक्तादार या मुक्ति, ठीक है। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। वो क्या करता था, मुक्ति क्या करता था कि मिलिट्री कैंपेन को मेंटेन करता था लॉ एंड ऑर्डर से, एंड और किसके द्वारा, अपने मुक्तीज के द्वारा, ठीक है, इक्ताज के द्वारा, इक्ताज के द्वारा, यानी जो ज़मीन उससे थी। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस, इसमें एक्सचेंज कैसे होता था, देखिए, द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी, और रेवेन्यू क्या करते थे, सैलरी असाइनमेंट जो होती थी उससे अपना इकट्ठा करते थे सैलरी। दे आल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू, और देखिए, और वो मुक्तीज क्या करते थे, यानी कौन, ये इक्तादार कुछ क्या करते थे, कुछ ऐसे भी मेन कि जैसे बेटा कमांडर, वहाँ पे मैंने शुरू में ये कमांडर था, तो कहने मतलब मेन सेनापति को इक्तादार दिया, सभी सैनिकों को नहीं दिया जाता था। तो इक्तादार क्या करता था कि इसी रेवेन्यू से सोल्जर्स को पेड करता था, क्या, सैलरी, ठीक है। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वाज मोस्ट इफेक्टिव इन देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ वर असाइंड इक्ताज। कंट्रोल ओवर मुक्तीज कंट्रोल करता था, क्या, इफेक्टिव इन देयर ऑफिस को वाज नॉट हेरिटेबल एंड इफ देयर असाइंड इक्ताज, और वो क्या करता था, असाइंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड, और वो इसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे मिला था, क्या, वही लैंड इक्ताज, ठीक है। तो दिज हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस, और ये कंडीशन का नुकसान क्या हुआ, इसके हार्श कंडीशन, जो नुकसानदायक कंडीशन थी, शर्तें थी इस सर्विस की, क्या हुआ कि rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq। क्या हुआ कि these harsh condition of service was rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq। मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी ये यूज होता था अच्छे से, ठीक है। अकाउंटेंट्स, देखिए, लेखाकार क्या करते थे, वर अपॉइंटमेंट बाय द स्टेट टू चेक द, ये गवर्नमेंट के द्वारा अकाउंटेंट्स का क्या काम था, इनका काम था, क्या काम था, स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट बाय द मुक्तीज, जो मुक्तीज रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उनके अमाउंट को चेक करने का, या स्टेटस पूरा उसका, यानी लेखों का गणना करना, पैसों का, मुद्रा का, एक तरह से वित्त मंत्रालय इन्हीं अकाउंटेंट्स के पास रहता था, या अकाउंटेंट होते थे, ठीक है। ये मुक्तीज का कार्य देखते थे। अब देखिए, केयर वाज टेकन दैट द मुक्तीज कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रेस्क्राइब बाय द स्टेट द कैपिटल नंबर ऑफ सोल्जर्स, जो भी केयर करते थे, कौन, अकाउंटेंट्स, क्या, कि मुक्ति जो कलेक्टर करते थे टैक्सेस, पैसे, और स्टेट को लेना देना, या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, कितने सोल्जर्स हैं, कितने सोल्जर्स को पैसा देना, ये सब कौन देखता था, लेखाकार भी। इसका भी तो बेटा गणना होना चाहिए कि पैसा कितना जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। और ये एज द दिल्ली सुल्तान ब्रॉड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटी, मैंने हिंटरलैंड आपको फर्स्ट पार्ट में बताया बेटा। एज द दिल्ली सुल्तान ब्रॉड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज अंडर द कंट्रोल, वो अंडर कंट्रोल करते थे, कैसे, दे फोर्स द लैंडेड चीफ टेंस, ठीक है, दे फोर्स्ड लैंडेड चिफ्टेंस द सामंत एरिस्टोक्रेट्स, यानी ज़बरदस्ती कैसे करते थे लैंड पे, कैसे, यानी जो दे फोर्स्ड लैंडेड चिफ्टेंस, जो फोर्स करा की ज़मीनों से खेती करते थे या कराते थे, उनको क्या कहा जाता था, द सामंत एरिस्टोक्रेट, ठीक है।
सामंतवादी व्यवस्था, देखिए बेटा ये है। एंड रिच लैंडलॉर्ड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, और जो धनी लोग थे, ठीक है, यानी कहने का मतलब समझिए कि दे फोर्स द लैंडेड चिप्टेंस, ठीक है, चिप्टेंस द सामंती एरिस्टोक्रेट एंड रिच लैंडलॉर्ड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। और कौन थे कि मतलब कि जो लैंड पर फोर्स कराते थे चिप्टेंस, उनको क्या कहा जाता था, तो सामंता एरिस्टोक्रेट्स। और ये क्या थे, एक चीफ लैंडलॉर्ड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। और ये धनी लोग थे जो क्या करते थे, लैंड या ज़मीनों को ज़मीन की अधिकार अथॉरिटी इन्हीं के पास था, ठीक है। अंडर अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में शासनकाल में स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल, इन्हीं के कंट्रोल में बढ़ा अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। द राइट्स ऑफ द लोकल चिप्टेंस, जो अधिकार था लोकल चिप्टेंस का, टू लेवी टैक्सेस वर कैंसल्ड एंड दे वर आल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस, वो क्या कर सकते, फोर्स कर सकते थे टैक्स को पे करने के लिए, ठीक है। द सुल्तान, सुल्तान का जो प्रशासन था, मेजर द लैंड एंड केप्ट केयरफुल, वो क्या करता था, ज़मीन यानी लैंड और अकाउंट क्या करता था, केयरफुल तरीके से रखता था। सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टेंस, कुछ ओल्ड चिफ्टेंस थे, ठीक है। एंड लैंडलॉर्ड्स, वो क्या करते थे, सर्व करते थे किसको, सुल्तान को, क्या, रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड असेसर्स, यानी रेवेन्यू कलेक्टर्स भी से सुल्तान को कौन ये सब जानकारी देता था, रेवेन्यू कलेक्टर्स माध्यम से ये सब सारी जानकारी सुल्तान के पास जाता था, ठीक है। अब देखिए, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस अलाउड, उस समय 3 टाइप के टैक्सेस थे। पहला का क्या था, ऑन कल्टिवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पेजेंट प्रोडक्ट्स। सेकंड क्या है, ऑन कैटल एंड थर्ड ऑन हाउसेस। तो फर्स्ट में क्या है बेटा कि 50% किसान जो उत्पादन करता था उसका 50%, 50% यानी खेती का जो खेती जो कृषि पे 50% टैक्स लगता था, जो किसान का प्रोड्यूस होता था उसको क्या कहते थे, यानी जो कल्टीवेटर्स हुए कल्टीवेशन पे, खेती पे, उसका क्या नाम था, खराज टैक्स, ठीक है। खराज टैक्स पे 50% लगता था। सेकंड क्या है, कैटल यानी पशुपालन पर भी था। और थर्ड क्या है, हाउस, घर पे भी टैक्स था, ठीक है, ग्री टैक्स। It is important to remember that large parts of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultan। यह बहुत इम्पोर्टेंट था, क्या, रिमेंबर कि दैट लार्ज पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट किसका, सब कॉन्टिनेंट का, कहाँ से कंट्रोल होता था, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान के द्वारा कंट्रोल किया गया जाता था, बहुत बड़ा एरिया सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, इन्हीं प्रशासनिक क्षमताओं से, यानी टैक्स से, मिलिट्री से, सब कुछ। इट वाज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंस प्रोविंसेस लाइक, अब देखिए कुछ उसमें परेशानियाँ भी आती थी, डिफ़िकल्टीज भी थी कंट्रोल करने में। उसमें कुछ राज्य ऐसे थे जिसको कंट्रोल करने में इनको बहुत प्रॉब्लम थी, या तो नहीं कर पाए, बहुत दूर था, या कर किए तो कैसे, जैसे कुछ बंगाल हैं, दिल्ली से बंगाल, एंड सून आफ्टर अनेक्सिंग सदर्न इंडिया, और सदर्न इंडिया भी, यानी दक्षिण भारत के कुछ राज्य और बंगाल को कैप्चर करने में या वहाँ पे शासन करने में इनको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज हुई। द एंटायर रीजन्स बिकेम इंडिपेंडेंट, और जो आंतरिक क्षेत्र थे वो क्या थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे, स्वतंत्र। इवन इन द गैंगटिक प्लेन, यानी गंगा का जो एरिया था, देयर वर फॉरेस्ट एरिया, और वहाँ में भी जो जंगली एरिया था, देखिए। तो द सुल्तान फोर्स कुड नॉट पेंट्रेट, सुल्तान फोर्स तरीके से वहाँ पे नहीं करा पाता था, यानी ज़बरदस्ती शासन नहीं करा पाता था। कैसे, लोकल चिप्टेंस ने क्या किया, इस्टेब्लिश देयर रूल इन देयर रीजन, अपना रूल इस क्षेत्रों में करना स्थापित कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया अपना रूल, अपना स्वयं का शासन। समटाइम्स, कुछ समय के बाद, रूलर्स लाइक, इन्हीं रूलर्स में अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स द कंट्रोल इन दिस एरिया बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। कुछ समय के लिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इन एरियाओं पर कंट्रोल तो किया, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए, ठीक है, बहुत ही कम समय के लिए, मतलब ज़्यादा समय, लंबे समय तक नहीं कर पाए। अब चिफ्टेंस एंड देयर फोर्टिफिकेशन देखिए, इसमें क्या था, इब्न बतूता, ये 14th सेंचुरी में आया था, कहाँ से आया था, मोरक्को से, एक यात्री था, अफ्रीका,
अफ्रीका में मोरक्को पड़ता है, ठीक है, वहीं से आया था इब्न बतूता। आई एक्सप्लेन दैट, इसने क्या एक्सप्लेन किया है चिप्टेंसों को कि 45 देमसेल्व्स इन 45 themselves in mountain, in rocky, uneven and rugged places, as well as in bamboo groups. Bamboo groups in India, the bamboo is not hollow, it's a big, यानी बाँस की तरह इनको दिखाया गया है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थे, ठीक है, इनके बारे में बता दिया गया है ना। तो देखिए, इट्स several parts are intervened that even fire cannot affect them। देखिए, cannot affect they are and the whole very strong, ये बहुत मजबूत हो चुके थे। द चिप्टेंस लिव इन दिस फॉरेस्ट, चिप्टेंस इन फॉरेस्ट में रहते थे। विच सर्व देम एज रैम्पार्ट्स इनसाइड विच आर देयर कैटल एंड देयर क्रॉप्स, उनके खुद के फसल, खुद के कैटल थे। देयर इज आल्सो वाटर फॉर देम विद इन, दैट इज रेन वाटर विच कलेक्ट्स देयर, हेंस दे cannot be subdued except by powerful armies। पावरफुल आर्मी भी एक्सेप्ट किए करती थी ये। हु इंटर्निंग दिज फॉरेस्ट कट डाउन द बैम्बो, जो थी स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट, और ये बैम्बू को यानी उस समय के बाँसों को भी बहुत ही ज़्यादा कटिंग किए थे, ठीक है। तो देखिए, डिस्क्राइब द वेज इन विच द क्रिमिनल अरेंज फॉर देयर डिफेंस, कैसे अरेंज करते थे, इसको डिस्क्राइब करिए। आइए बेटा, तो नेक्स्ट देखते हैं। द मंगोल्स अंडर, मंगोलों का देखिए, मंगोलों मैंने पहले ही पार्ट में पढ़ा था, मंगोल थे जो मंगोलिया से आए थे। अंडर गांजी, इसको देखिए, अब गांजी कहने का तो जेंजिस है, तो गांजी सॉरी चंगेज खान, सॉरी मैंने गांजी ने गलती से पढ़ लिया था, ये चंगेज खान है। तो मंगोलों ने चंगेज खान के अंडर में क्या किया, इन्वेडेड, ये बहुत ही आक्रमणकारी, बहुत ही खतरनाक आक्रमणकारी था। कौन? चंगेज खान। और ये कहाँ से आए थे? ट्रांसजोजियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान, ये नॉर्थ ईस्ट ईरान में है, वहाँ से आए थे, यानी ईरान के नॉर्थ ईस्ट से आए थे। कब? 1219 यानी 1219 में। एंड दिल्ली सुल्तान फेस देयर ऑन स्लॉट सून आफ्टर, दिल्ली सुल्तान जल्दी ही इनके फेस को, इनके आक्रमण को फेस करने वाला है, ठीक है। मंगोल देयर चंगेज खान, तो इनका हेड कौन था? चंगेज खान, मंगोलों का चंगेज खान आक्रमणकारी था, ठीक है। अब देखिए, मंगोल अटैक ऑन दिल्ली सुल्तान इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड देन अली अकबर मोहम्मद तुगलक। इन्होंने किस पे अटैक किया? अलाउद्दीन खिलजी पर भी और मोहम्मद तुगलक पर, ठीक है। दिस फोर्स्ड द टू रूलर्स टू mobilize two rulers mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. Let us see how the two sultan dealt with this। तो इसमें कहने का इसमें यह है बेटा कि दोनों जो रूलर्स थे, मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, इनके पास दिल्ली में बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन विच पोस्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इनके प्रशासन के पास एक बहुत बड़ा ये चैलेंज था। किसका? जो खुद भी एक चंगेज खान के पास भी बहुत बड़ी सेना थी। लेट अस सी, आइए देखते हैं इन सुल्तानों का क्या कैसे चैलेंज किया इन्होंने, ठीक है। तो